हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। आज हम सब यहाँ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के चैप्टर 3 उत्पादन तथा लागत प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये किसी भी बोर्ड के लिए, ये एनसीईआरटी बुक का पैटर्न चल रहा है, तो ये किसी भी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपना कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगेगा। तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि सर उत्पादन क्या है या उत्पादन किसे कहते हैं। तो किसी भौतिक वस्तुओं का निर्माण उत्पादन कहलाता है। किसी भौतिक वस्तुओं का निर्माण क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से, याद रखिए यहाँ पे लगाया गया है वैज्ञानिक दृष्टि से, मनुष्य न तो वस्तुओं का निर्माण करता है और नहीं उसे नष्ट करता है, परंतु मनुष्य तो केवल प्राकृतिक वस्तुओं का क्या करता है? आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, उसी को उत्पादन भी कहा जा सकता है। अतः वस्तुओं का रूप में परिवर्तन कर, वस्तुओं के रूप में परिवर्तन कर का सृजन करना अथवा मूल्य में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? उत्पादन है। यानी सपोज मान लीजिए कि हमने एक लकड़ी ले लिया और लकड़ी से हमने बहुत सारे वस्तु बना दिए, जैसे कुर्सी बना दिया, विंडो बना दिया, विंडो खिड़की बना दिया, दरवाज़ा बना दिया, यानी और भी बहुत सारे लकड़ी से बहुत सारे और भी मटेरियल तैयार होते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? उत्पादन कह सकते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन के 5 साधन। उत्पादन के लिए हमें साधन की जरूरत होती है, तो वो महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो भूमि हो जाएगा, श्रम हो जाएगी, पूंजी, संगठन और साहस। ये पांचों जो है वो उत्पादन के लिए 5 जो महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा और भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण 5 है जो कि नेसेसरी है। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं कारक कौन कौन से हैं। अब इसके लिए सबसे पहला कारक है स्थिर कारक, स्थिर कारक। तो जिन कारकों को अल्पकाल यानी छोटे समय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग स्थिर कारक कह सकते हैं। जैसे भूमि और पूंजी, छोटे समय में इसे हम बदल नहीं सकते हैं, तो इसे हम लोग स्थिर कारक कहते हैं। नेक्स्ट है परिवर्तनशील कारक किसे कहते हैं? तो जिन कारकों को अल्पकाल यानी छोटे समय में उत्पादन में वृद्धि या कमी करने के लिए, उत्पादन में, याद रखिए यहाँ उत्पादन में वृद्धि या कमी करने के लिए घटा या बढ़ा सकते हैं, उसे हम लोग परिवर्तनशील कारक कहते हैं। जैसे श्रम, मान लीजिए कि हमें प्रोडक्शन कम करना है तो हम लोग श्रम को कम कर लिए, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो श्रम को बढ़ा दिए। कच्चा माल, ज़्यादा हमको प्रोडक्ट करना है तो कच्चे माल की मात्रा बढ़ा देंगे, और प्रोडक्शन अगर हमें कम करना है तो कच्चे माल की मात्रा को क्या कर देंगे? घटा देंगे। यानी ये जो चीज़ है कच्चा माल और श्रम, ये हमारे क्या है? परिवर्तनशील कारक है। नेक्स्ट आते हैं अल्पकाल। अभी बताएं अल्पकाल छोटे समय, तो अल्पकाल एक ऐसा समय होता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि नहीं की जा सकती। छोटे समय में आप सब चीज वृद्धि नहीं कर सकते हैं। अतः उत्पादन को बढ़ाने के लिए अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाकर उत्पादन किया जाता है, और परिवर्तनशील साधनों को परिवर्तित साधन भी कहते हैं। याद रखिएगा कि इसमें हमने क्या पढ़ा कि अल्पकाल में हम लोग उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि नहीं कर सकते। एक में वृद्धि कर सकते हैं लेकिन सभी साधनों में वृद्धि नहीं कर सकते। अतः उत्पादन को बढ़ाने के लिए अल्पकाल में जो परिवर्तनशील जो साधन है, ऊपर में हम लोग पढ़ा था परिवर्तनशील साधन, तो जो परिवर्तनशील साधन है उसे बढ़ा करके उत्पादन में बढ़ाया जा सकता है। वो परिवर्तनशील साधन को हम लोग परिवर्तित कारक, यानी उससे हम लोग परिवर्तनशील साधन को हम लोग परिवर्तित कारक भी कहते हैं। नेक्स्ट है दीर्घकाल क्या है? दीर्घ यानी लंबा समय बोल सकते हैं। तो दीर्घकाल में उत्पादन के सभी स्थिर कारकों में, सभी याद रखिए यहाँ पे स्थिर कारकों में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। अतः दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो याद रखिएगा दीर्घकाल में जो साधन होंगे वो परिवर्तनशील होंगे, चाहे वो स्थिर हो चाहे वो परिवर्तनशील हो, दोनों सब परिवर्तनशील कारक भी में आ जाएंगे, और कोई भी साधन इसमें स्थिर नहीं होगा। किसमें? दीर्घकाल में। नेक्स्ट है कुल उत्पाद किसे कहते हैं? टोटल प्रोडक्ट किसे कहते हैं? कुल उत्पाद किसे कहते हैं? तो किसी निश्चित समय में, याद रखिएगा यहाँ पे बताया गया है किसी निश्चित समय में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके, उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को हम लोग उत्पाद कहते हैं।
अब सर अच्छी तरह से हमें समझाइए। तो कहा गया है कि एक समय आपको दे दिया गया और उसमें बताया गया कि उत्पत्ति के साधनों का, यानी हमें अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट करना है तो उसमें कौन कौन से साधन इस्तेमाल होंगे, तो उसका प्रयोग कर उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा, जो उत्पाद हुआ उसकी कुल मात्रा को हम लोग कुल उत्पाद कहते हैं। कुल उत्पाद निकाला कैसे जा सकता है, तो सीमांत उत्पाद के इकाइयों का योग, यानी जितने भी सीमांत उत्पाद रहेंगे वो सब को आपस में जोड़ते जाएंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, कुल उत्पाद निकल जाएगा। आगे इसके ग्राफ के माध्यम से हम लोग कुल उत्पाद निकालेंगे। इसके अलावा औसत उत्पाद को साधन की इकाइयों से, औसत उत्पाद को साधनों की इकाइयों से गुना कर देंगे तो भी कुल उत्पाद निकल जाएगा। ये सारे चीज को हम लोग ग्राफ के माध्यम से हम लोग भी समझेंगे, जहां पे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके बाद होता है सीमांत उत्पाद, किसे कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। सीमांत के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, पहला चैप्टर में भी सीमांत के बारे में पढ़ा है, दूसरा चैप्टर के बारे में और यहाँ भी हम लोग सीमांत के बारे में पढ़ रहे हैं और आगे भी सीमांत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो श्रम के एक अतिरिक्त इकाई के लगाने से कुल उत्पाद में होने वाली वृद्धि अथवा कमी को बताया गया है कि श्रम के एक अतिरिक्त इकाई, यानी जब हम एक अधिक इकाई बढ़ाएंगे हम लोग तो कुल उत्पाद में क्या होगी, वृद्धि भी हो सकती है और कुल उत्पाद में कमी भी हो सकती है। कमी को सीमांत उत्पाद कहा जाता है, यानी जो बढ़ेगा या जो घटेगा उसे ही को ही हम लोग सीमांत उत्पाद कहते हैं। जबकि शेष सभी आगतों को अपरिवर्तित रखा जाता है। आगत का मतलब होता है इनपुट, याद रखिएगा, आगत का मतलब क्या होता है, इनपुट को हम लोग क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग सीमांत उत्पाद कैसे निकाल सकते हैं, तो टीपी का मतलब क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट, यानी कुल उत्पाद को, यानी सेकंड वाले कुल उत्पाद की इकाई को फर्स्ट वाले कुल उत्पाद की इकाई से क्या कर देंगे, घटा देंगे तो हम लोग सीमांत उत्पाद निकाल लेंगे। और यहाँ पे डेल्टा एल क्या बताता है कि समय, जो श्रम है, एल का मतलब लेबर, तो जो श्रम है वो उसमें परिवर्तन इकाई, जो परिवर्तन का मतलब चेंजिंग जो आएगा उसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं। दूसरे रूप में बोल सकते हैं डेल्टा, क्या बोल सकते हैं, डेल्टा हमें क्या बताता है, उसके चेंजिंग को बताता है, उसके डिफरेंसेज को बताता है हमको। तो डेल्टा टीपी बाई डेल्टा एल, टीपी मतलब क्या, टोटल प्रोडक्ट, और डेल्टा लग गया यानी उसमें परिवर्तन। औसत उत्पाद किसे कहते हैं, तो एक परिवर्तनशील श्रम के प्रति इकाई, लिखा गया है कि एक परिवर्तनशील श्रम के प्रति इकाई उत्पाद को औसत उत्पाद कहा जाता है। इसके कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों से अगर भाग दे दिया जाता है तो उससे हम लोग औसत उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। यानी औसत उत्पाद प्राप्त करने के लिए कुल उत्पाद को श्रम की इकाइयों से हम लोग क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हम उससे औसत उत्पाद निकाल सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ जो ये है ये चार्ट के माध्यम से और आसानी से समझेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी दो चीज़ दे दिया गया, मान लीजिए श्रम आपको दे दिया गया और कुल उत्पादक दे दिया गया, तो हम लोग औसत और सीमांत कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला है कि हम लोग औसत कैसे निकालेंगे। तो औसत निकालने के लिए बताया गया कि यहाँ पर देखिए, औसत निकालने के लिए क्या बताया गया, तो औसत निकालने के बताया गया कि कुल उत्पाद को श्रम से, यानी एल, तो श्रम हमारा ये है, ये हमारा क्या है, ये हमारा श्रम है, ये हमारा क्या है, श्रम है, और ये हमारा क्या है, कुल उत्पाद है। तो कुल उत्पाद को श्रम से क्या कर लेंगे, भाग लगा देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा औसत उत्पाद। सपोज मान ले 10 को 1 से भाग लगाएं, 10 आपको दिख गया होगा, 10 को हमने क्या कर लिया, 1 से भाग लगा दिया तो क्या निकल गया, 10 हो गया। उसी तरह से कुल उत्पादक कितना है, 22, 22 को 2 से भाग लगा देंगे तो कितना निकल गया, 11, कितना निकल गया, 22 को 2 से भाग लगा देंगे तो कितना निकल गया, 11। उसी तरह से 36 को 3 से भाग लगा दिए तो कितना निकले, 12 3 36। 44 को 4 से भाग लगा दिया गया तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 44। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि औसत उत्पाद हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो कुल उत्पाद को श्रम की इकाइयों से क्या कर लेंगे, भाग लगा देंगे तो हम लोग औसत उत्पाद निकाल सकते हैं। अब उसी तरह से आते हैं सीमांत उत्पाद कैसे निकालते हैं। तो कहा गया कि उत्पाद की कुल सेकंड में से पहले वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं 10 में से 0 घटाएंगे 10, 22 में से 10 घटाएंगे 12, 36 में से 22 घटाएंगे तो 36 में से 22 घटाएंगे 14,
तो इस तरह से हमें क्या निकल गया, सीमांत उत्पाद भी निकल गया। और दूसरा एक और फॉर्मूला था कि डेल्टा, तो कहा गया है कि इसको भी आपस में घटा लेंगे और इसको भी आपस में घटाने के बाद आपस में डिवाइड कर देंगे तो ये निकलेगा। अब कैसे, तो 22 में से 10 गया, कितना बचा 12, और यहाँ पर से 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, तो कितना हो गया 12 में से 12 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है 12 हमारा। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सीमांत उत्पाद भी निकाल सकते हैं। अब ये जो चार्ट है, जो सेकंड नंबर चार्ट है, ये खाली है, तो ये खाली है आप लोग के लिए, इसे होमवर्क के तौर पे आप याद रख लीजिएगा। इसे घर पे बैठ करके आप औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद निकालिएगा और उसके बाद फिर इस चार्ट के माध्यम से मिलाइएगा, तो आपको पता चल जाएगा और कि कैसे हम लोग औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद निकालते हैं। यहाँ पे कुछ और भी बातें जान लेते हैं। याद रखिए ग्राफ में कुछ और बातें क्या है, तो जब कुल उत्पादक मैक्सिमम होगा, याद रखिएगा जब कुल उत्पादक मैक्सिमम होगा तो उस पे सीमांत उत्पाद हमारी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में या ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, सही गलत वाले में भी पूछा जा सकता है कि अगर कुल उत्पादक अधिकतम होगी तो उस समय पे सीमांत उत्पाद क्या होगी, शून्य हो जाएगी। उस अवस्था में सीमांत उत्पाद क्या होगी, और उसके बाद हर एक इकाई के बढ़ने पर भी, और उसके बाद अगर ये इकाई हम बढ़ाते भी जाते हैं तो कुल उत्पादक में क्या आती जाती है, कमी। अब मान लीजिए 56 है, अब यहाँ 8 था, 8 से 9 हो गया, लेकिन 56 से कितना हो गया, 54 हो गया। यानी जब कुल उत्पादक अब, और उसी को हम लोग सीमांत में क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव में चला जाएगा, जिसे हम लोग आगे नीचे और पढ़ेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से जान लेते हैं। ये हमारा उत्पाद है और ये हमारा लेबर है। कहा गया कि अगर श्रम बढ़ेगा और तो उत्पाद भी बढ़ेगा, तो कुल उत्पाद श्रम भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होती चली जाएगी। और इस वाले में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हमारा सीमांत उत्पाद ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा औसत उत्पाद भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछता है कि किस बिंदु पर औसत उत्पाद अधिकतम होता है, किस बिंदु पर औसत उत्पाद क्या होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। तो कहा जाता है कि जब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करेगा, जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करेगा, उस पर जो औसत उत्पाद होता है वो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे देखिए किस बिंदु पे कट किया गया, तो P पे कट किया गया, तो औसत उत्पाद P पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, उत्पादन फलन किसे कहते हैं। तो आगत बताए थे, आगत का मतलब इनपुट, आगत का मतलब आपको क्या बताया गया है, इनपुट बताया गया है। तो आगत यानी इनपुट और निर्गत यानी आउटपुट के क्रियात्मक या फलनात्मक संबंध को, दोनों के संबंध को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उत्पादन फलन कह सकते हैं। अब इसकी कौन कौन सी मान्यताएं हैं ये भी जान लेते हैं। तो तकनीकी ज्ञान ये होना चाहिए, कुशल प्रविधि ये भी होनी चाहिए, छोटी इकाइयों में विभाजन कर सकते हैं। इसमें अगर मान्यताएं हैं कि इसे हम लोग छोटी छोटी इकाइयों में क्या किया जा सकता है, विभाजन किया जा सकता है। भौतिकी संबंधों का प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों को बता वगैरह सकते हैं। उत्पादन के साधनों में दी हुई कीमतें, और ये उत्पादन के जो साधन है ना, उसमें कीमतें भी जो होती है, एक निश्चित समय होता है, किसी भी उत्पादन का एक समय होती है, और कुछ जो होंगे वो अपरिवर्तनीय विधि होगी। तो ये उसकी मान्यता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा विशेषताएं भी पढ़ लेंगे और उत्पादन फलन के प्रकार को भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि और क्या है यहाँ पे। तो उत्पादन फलन की विशेषताएं क्या है, तो पारस्परिक संबंध होगा, क्या होगा यहाँ पे, पारस्परिक संबंध होगा यहाँ पे। दूसरा है इंजीनियरिंग की समस्याएं होगी, टेक्नोलॉजी द्वारा निर्धारित उत्पत्ति के साधनों की मात्रा और दिए गए हुए समय या प्रति इकाई समय में। तो ये जो भी हैं ये सब उत्पादन फलन के क्या हैं, विशेषताएं हैं। तो इतना हमें आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है, हार्समान सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं। अब यहाँ पे उत्पादन फलन के दो टाइप है जो कि यहाँ पे मिस आउट रह गया, उसे भी जान लेते हैं। तो कौन कौन सा होता है, तो एक होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन, जिसके हम लोग साधन प्रतिफल भी कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, साधन प्रतिफल भी बोला जा सकता है। तो याद रखिए इसमें क्या होता है, तो उत्पादन और उत्पाद
जो होता है उत्पादन के केवल एक ही साधन में वृद्धि या कमी करता है, तो उत्पादन के साधनों के मिश्रण के अनुपात में जो बदलाव आती है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, साधन प्रतिफल या अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं। और दूसरा यहाँ पे होगा दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जिसे हम लोग पैमाने का प्रतिफल बोलते हैं। इसमें क्या होती है कि उत्पादन और उत्पादक के साधनों के अनुपातिक संबंध को पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। तो ये छोटी सी थी जो कि इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट है ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम क्या है। तो कहा गया कि जब अन्य आगत का मतलब इनपुट बताया गया है, स्थित हो तो हम किसी एक इनपुट में वृद्धि करते हैं तो उत्पादन में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन एक समय के बाद क्या होगा कि एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब हम आगत में वृद्धि तो करेंगे लेकिन उसके बावजूद भी उत्पादन में क्या हो जाएगी, गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। तो उस स्थिति में क्या कहेंगे, उससे हम लोग ह्रासमान सीमांत उत्पाद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे, तो ऊपर हम लोग ग्राफ के माध्यम से थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पे इस चीज़ को कैसे। तो अभी हमने बताया था कि हर एक इकाई में वृद्धि हो जा रही है लेकिन फिर भी सीमांत उत्पाद हमारा क्या होते जा रहा है, कमी होते जा रहा है। एक क्या बताया गया, एक सर्टेन समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद क्या होती है कि हम इकाइयों में वृद्धि तो करेंगे, ठीक है, और उत्पादक इकाइयों में तो हम लोग वृद्धि करेंगे लेकिन सीमांत उत्पादन में उस समय वृद्धि न होकर के कमी होनी शुरू हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं ह्रासमान सीमांत उत्पादन नियम कहते हैं। नेक्स्ट है, यह 3 चरणों में होता है। याद रखिएगा, जो ह्रासमान सीमांत उत्पादन है वो 3 चरणों में होता है। एक बढ़ता हुआ होता है, एक घटता हुआ होता है, एक ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पे वो भी हम लोग जान लेते हैं इस चार्ट के माध्यम से कि ये तीनों क्या होगा। तो अब यहाँ से देखिए, शुरुआती के लेकर के 10 से 14 तक क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। फिर 8 से 0 तक क्या हो रहा है, घट रहा है। और 2 और 4 क्या है, ऋणात्मक है। तो यही 3 चरण में होती है। कौन सा, ह्रासमान सीमांत उत्पादक के जो होते हैं वो 3 चरण होते हैं। नेक्स्ट है, उत्पादन लागत किसे कहते हैं। तो किसी वस्तुओं के उत्पादन पर व्यय यानी खर्च की गई कुल राशि को उत्पादन लागत कहते हैं। उत्पादन लागत के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। तो एक है, पहला है स्थिर लागत। ऊपर में भी स्थिर कारक पढ़े थे, यहाँ पे स्थिर लागत है। तो स्थिर लागत कुल लागत का वह भाग जो उत्पादन में परिवर्तन होने पर स्थित रहता है। उत्पादन में तो परिवर्तन हुआ लेकिन वो जो लागत है वो स्थित रहेगा, और तो उसे स्थिर लागत कहते हैं। इसे अनुपूरक लागत भी कहा जाता है। अनुपूरक नहीं, अनुपूरक लागत भी कहा जाता है। इसमें उत्पादन कम हो अथवा ज़्यादा हो, स्थिर लागत में परिवर्तन नहीं होगा। यानी उत्पादन अधिक हो या कम हो, स्थिर लागत में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में बता सकते हैं, अस्थायी कर्मचारी, जो परमानेंट जो कर्मचारी है, आपके उसमें काम हो चाहे ना काम हो, अस्थायी कर्मचारी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भवन का किराया, आपकी दैनिक की स्थिति क्या है, भवन के किराए वाले लोग नहीं जानते हैं। जो उनके घर में रेंट लगे, आप कितना कमाते हैं, ज़्यादा कमाते कम कमाते, उनकी जो रेंट है वो फिक्स हो जाएगी, तो आपको उतना ही पे करना होगा। दूसरा होता है परिवर्तनशील लागत। उसमें क्या होती है, तो कुल उत्पादन का वह भाग जो उत्पादन के बढ़ जाने पे बढ़ता है तथा घट जाने के साथ क्या होगा, घट जाएगा, उसे हम लोग परिवर्तनशील लागत कहते हैं। इसे प्रधान लागत भी, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि प्रधान लागत किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, परिवर्तनशील लागत को हम लोग प्रधान लागत भी कहते हैं। इसमें आ जाएगा कच्चे माल, अस्थायी श्रमिक। हमें अगर परिवर्तनशील लागत में क्या हो, अस्थायी कर्मचारी को हटा सकते हैं। जैसे जितने भी प्राइवेट सेक्टर में होंगे तो जब उनको ज़रूरत होगा उतना रखेंगे, बढ़ाना होगा तो बढ़ाएंगे, घटाना होगा तो घटा भी सकते हैं। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं परिवर्तनशील लागत। अब आते हैं कुल लागत क्या है। तो किसी वस्तु के उत्पादन में जो व्यय होता है उसके कुल योग को या उसके कुल जोड़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कुल लागत बोलते हैं। जिसमें अगर कुल लागत आपको निकालनी है तो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हम लोग कुल लागत निकाल सकते हैं। औसत लागत,
औसत लागत उसी तरह से जिस तरह से हम लोग औसत उत्पाद पढ़े थे, यानी कुल लागत में उत्पादित इकाइयों की मात्रा से भाग देने से जो प्राप्त होता है उसे औसत उत्पाद लागत कहते हैं। अतः किसी वस्तु के प्रति इकाई लागत को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, औसत उत्पाद कहते हैं। औसत उत्पाद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कुल उत्पाद को हम लोग उत्पादन की मात्रा से क्या कर लेंगे, भाग दे देंगे या उसकी इकाइयों से भाग दे देंगे, तो उससे हम लोग औसत उत्पाद निकाल सकते हैं। इसके बाद फिर वही आ जाएगा आपका सीमांत लागत। तो किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल उत्पादन लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा कुल उत्पादक, तो उसके में जो दोनों का जो अंतर होगा, जो अतिरिक्त इकाइयों का जो अंतर होगा, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीमांत लागत कह सकते हैं। सीमांत लागत का अगर निकालना है तो कुल लागत में परिवर्तन, याद रखिए यहाँ परिवर्तन यानी इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, यानी डेल्टा टी लागत यानी कॉस्ट टीसी बोल सकते हैं को, उसको निर्गत मतलब आउटपुट के परिवर्तन से हम लोग क्या कर लेंगे, भाग लगा देंगे, तो सीमांत लागत निकल सकता है। नेक्स्ट है अवसर लागत किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के उत्पादन की वह अवसर लागत, वस्तु की वह मात्रा है जिसका त्याग किया जाता है। हम लोग पहले भी पढ़ा था चैप्टर 1 में या चैप्टर 2 में हम लोग पढ़े हैं कि अवसर लागत किसे कहते हैं। तो अवसर लागत है कि कुछ अधिक इकाई प्राप्त करने के लिए कुछ वस्तुओं का हमें क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, इसी को हम लोग अवसर लागत कहते हैं। यानी सिंपल वर्ड में बोला जा सकता है कि कुछ पाने के लिए हमें क्या करना है, कुछ का त्याग करना भी पड़ता है। अगर आप ऊंचाई पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो आपको नीचे वाले पोस्ट को त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के आप हायर पोस्ट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट है अस्पष्ट लागत। ऐसे सभी व्यय जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान, जो वस्तु उत्पाद कर रहे हैं उसके दौरान अगर भुगतान किया जाए तो उसे हम लोग अस्पष्ट लागत कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अस्पष्ट लागत कह सकते हैं। जैसे लगान हो गया, मजदूरी हो गया, ब्याज इंटरेस्ट हो गया, ब्याज हो गया, ये सभी क्या है, अस्पष्ट लागत है। उत्पादन के दौरान हम लोग, जैसे खेतों में लोग काम कर रहे हैं, तो जैसे ही उनका खेतों का काम खत्म हुआ, हमने उनको पैसा वगैरह दे दिया, तो वहाँ पे हो गया अस्पष्ट लागत। हमने अब उसको उत्पादन पूरा समाप्त होने के बाद उनको पैसा ना दिया, उसी दौरान हमने उनको पैसा दे दिया, तो उसे हम लोग अस्पष्ट लागत कहते हैं। अस्पष्ट लागत क्या होती है, इसमें उत्पादक के वे व्यय सम्मिलित होते हैं जिनका उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना पड़ता, वैसे चीज जिसका वो भुगतान नहीं कर सकते। इनमें उन सेवाओं या साधनों की कीमतों को सम्मिलित किया जाता है जिसका उत्पादक प्रयोग तो करता है किंतु प्रत्यक्ष रूप से उसकी कीमत नहीं चुकाता। जैसे खुद की मेहनत करना, अब जिसका खेत है अगर वही खुद मेहनत करे तो वो अपने आप को चुकाता है, पैसा देगा कि हमने इतना काम किया है, खुद पैसा ले लो। तो इस तरह के हम लोग बोल सकते हैं स्वयं के श्रम की मजदूरी या स्वयं के भवन का किराया जो होता है, ये अस्पष्ट लागत की एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब आते हैं हम लोग मौद्रिक लागत पे। मौद्रिक लागत क्या है, तो किसी उत्पादक द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को मुद्रा लागत या मौद्रिक लागत कहा जाता है। यानी कुल मुद्रा यानी कुल खर्च किए गए को हम लोग मौद्रिक लागत कहा जाता है। तो ये हमारे लास्ट प्रश्न से मौद्रिक लागत। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इससे जितने बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव है वो आने वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए गए। तो जो बच्चे अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और बच्चे कमेंट करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।